हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एस से वीडियो री एग्जाम 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 18 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एस वीडियो री एग्जाम सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एस वीडियो और एग्जाम 2022-23 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 18 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, बच्चों में जो बीसीजी का टीका होता है वो टीबी रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र, कौन सा सत्र? संयुक्त सत्र की बात हो रही है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ये हमें बताना दोस्तों कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार व भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अधिकार व भारतीय संसद के निचले सदन यानी कि निम्न सदन को भंग करने का अधिकार, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह भारतीय संसद के जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को बुलाना या अधिवेशन को बुलाना, या फिर दोस्तों भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना व भारतीय संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा को भंग करना, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। व भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं बताने हमें, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर है नींबू जिसके सामने साइट्रिक अम्ल है। बी नंबर अंगूर है जिसके सामने टार्टरिक अम्ल है। सी नंबर सिरका जिसके सामने मैलिक अम्ल है। और डी नंबर समुद्री शैवाल है जिसके सामने एल्जिनिक अम्ल दिया गया है। हम लोगों को असत्य कथन का या कूट का चयन करना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना प्रयास करते हैं। ए नंबर नींबू है जिसके सामने साइट्रिक अम्ल है, बिल्कुल सही दोस्तों, नींबू का रासायनिक नाम साइट्रिक अम्ल है। अंगूर का टार्टरिक अम्ल है, तो बी भी हमारा सही हो जाएगा। सिरका का रासायनिक नाम दोस्तों एसिटिक अम्ल है, जबकि सामने दिया गया है मैलिक अम्ल, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर विकल्प। और डी नंबर है समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल का दोस्तों रासायनिक नाम है एल्जिनिक अम्ल। कौन सा? एल्जिनिक अम्ल। तो डी भी हमारा सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। तो सी हमारा यहाँ पे गलत है दोस्तों। सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, सामने मैलिक अम्ल लिख दिया गया है, तो सी हमारा गलत है और यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर है दोस्तों, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? करंट रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा केरल में, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हम्पी किसकी राजधानी थी? ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की, जिसकी स्थापना हरिहर व बुक्का प्रथम नामक 2 भाइयों ने की थी। किसने की थी? हरिहर व बुक्का प्रथम ने। बार बार पूछा गया दोस्तों विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी हमें असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर है सोमनाथ मंदिर जिसके सामने गुजरात है। बी है कामाख्या मंदिर, असम दिया गया है। सी नंबर रामनाथ स्वामी मंदिर है, केरल दिया गया है। और डी नंबर महाबोधि मंदिर है, सामने बिहार दिया गया है। हम लोगों को यहाँ पे दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ए नंबर सोमनाथ मंदिर है जो कि गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर कामाख्या मंदिर है जो असम में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर रामनाथ स्वामी मंदिर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, सामने केरल दिया गया है, तो हमारा सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। डी नंबर महाबोधि मंदिर है जिसके सामने बिहार दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है।
तो रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, स्टैटिक जीके का दोस्तों क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। हाइड्रोजन बम आधारित है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक हाइड्रोजन बम, एक परमाणु बम। तो हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संघ आधारित है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वह परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। यह क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जाता है। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। टिक्का रोग किस पौधे में होता है? टिक्का रोग, लाल रस्ट रोग, मोजेक रोग, इन सभी रोगों को भी दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज के जरिए कवर कर रहे हैं। टिक्का रोग बताना है किस पौधे में होता है, तो हमारा आंसर होगा मूंगफली में, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 24 दिसंबर को। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी हम लोग टेस्ट सीरीज के जरिए कवर करेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े कौन तैयार करता है, ये हमें बताना है। तो हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 15 मार्च 1950। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों योजना आयोग का संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं था या नहीं है। योजना आयोग का संविधान में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया था, जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। तीनों स्टेटमेंट से दोस्तों विकल्प के रूप में क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। बंगाल विभाजन की घोषणा, इस क्वेश्चन का रिवीजन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई, प्रभावी पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि लागू हुई। तो हमारा सही आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग एक महत्वपूर्ण नोट देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। तो घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905। और हमारा क्वेश्चन सा प्रभाव में आना, जिसका ये वाला होगा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905, यानी पॉइंट नंबर 2। आगे है दोस्तों, इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किस रूप में? शोक दिवस के रूप में। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। और बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने, जिनका कार्यकाल था 1899 से 1905। बार बार पूछा गया बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो तात्कालिक कारण था, कौन सा? स्वदेशी आंदोलन कि प्रारंभ का जो तात्कालिक कारण था वो बंगाल विभाजन ही था, यानी उसके विरोध में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती, कैसी बेरोजगारी पाई जाती? प्रच्छन्न बेरोजगारी आप लोग सुनते चले आए दोस्तों। थोड़ा सा इस पर हम लोग बेसिक बात करते हैं दोस्तों। भारत में जो कृषि का दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है या दोस्तों जो किस्म है, उसमें कहा था है कि कम भूमि पर अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, ये वाली किस्म पाई जाती है भारत में। यानी कम से कम भूमि में अधिक से अधिक श्रमिक काम पे लगे होते हैं। इसका मतलब माना जा सकता है दोस्तों कि वैज्ञानिकरण का अभाव है। इस कारण दोस्तों हमारे प्राथमिक क्षेत्र जो है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम योगदान है, आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों जब कम श्रमिक किसी भी काम में लगे रहते हैं, यानी कि कृषि में, तो जहाँ की उन ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक जब दोस्तों कृषि अर्थव्यवस्था में यानी कम भूमि के क्षेत्र में लगे होते हैं, तो उनकी जो उत्पादकता होती है बिल्कुल ना के बराबर या शून्य होती है। सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यानी कि आप कह सकते हो दोस्तों, जब कम से कम किसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक लगे होते हैं तो उससे कहा जाता है कि उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होने के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में देखने को मिलती है। जहां उनकी ज़रूरत नहीं होती है, आप लोग देखते हैं कि वो काम कर रहे होते हैं लेकिन उनके काम का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, कोई भी मूल्य नहीं होता है, उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो भारत में बेरोजगारी की इस किस्म कौन सी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, ये हमें बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है पानी से अपेक्षाकृत कम होगा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। दोस्तों जब बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है तभी बर्फ जो है वो पानी पर तैरती रहती है। बिल्कुल कॉमन सेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा एक स्टेटमेंट यहाँ से हम लोग देखेंगे ताकि ये क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठोस होने के बावजूद बर्फ पानी पर तैरती रहती है। ठोस होने के बावजूद बर्फ पानी पर तैरती रहती है क्योंकि पानी जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसका घनत्व घट जाता है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो वह पानी पर तैरती रहेगी। बर्फ पानी से कम घनत्व वाली होती है, इसलिए यह पानी पर तैरती रहती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने सॉल्व किए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।